हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के वीडियो में हम क्लास 12th का आपका इंग्लिश ग्रामर से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन और टॉपिक सारे चीज़ आज के इस वीडियो में क्लियर करेंगे। ठीक है, इस वीडियो को अगर आपने देख लिया तो आपके 10 मार्क्स 10 नंबर आपके पक्के हो जाने, क्योंकि आज के वीडियो में मैं आपका एग्जाम्पल के साथ साथ आपका कॉन्सेप्ट भी पूरा क्लियर करूंगा। मान लीजिए आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है, ये क्वेश्चन पूछा है, तो इसका अगर आंसर कोई आ रहा है तो उसका आंसर क्यों आया, उसका रीज़न भी बताऊंगा। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। अगर आप क्लास 12th के स्टूडेंट हैं और इंग्लिश ग्रामर की तैयारी करना चाहते हैं तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी की सीरीज पर अब की बार 95+ पार की सीरीज चला रहा हूँ, जिसमें आपको सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बोर्ड एग्जाम की तैयारी के लिए आपके लिए प्रोवाइड कर रहा हूँ वीडियोस। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रह सकते हैं। ठीक है, चलिए देख लेते हैं एक एक करके क्वेश्चंस और सभी कॉन्सेप्ट्स और एग्जांपल समझ लेते हैं। देखिए, सबसे पहला हमारे पास क्वेश्चन है, ही रोट हिज नेम डैश डैश इंक। ऑप्शन है हमारे पास इन, विद, फ्रॉम। ठीक है, प्रपोजिशन का यूज करना है, प्रीपोजिशन का। अब यहाँ हम क्या यूज करेंगे, ही रोट उसने लिखा, हिज नेम उसका नेम, इंक से। तो फ्रॉम का यूज हम नहीं करेंगे, क्योंकि फ्रॉम का यूज हम तब करते हैं जब हम कोई जगह छोड़ रहे होते हैं, कोई जगह छोड़ रहे होते हैं। ठीक है, जैसे हम बोले कोई जगह को छोड़ना, जैसे हम बोले कि वह बाजार से आ रहा है। ठीक है, बाजार से आ रहा है मतलब वह बाजार की जगह जो है वो छोड़ रहा है, तब वो ही इज कमिंग फ्रॉम। ठीक है, ही इज कमिंग फ्रॉम मार्केट। ठीक है, तब हम इसका फ्रॉम का यूज करते हैं। तो फ्रॉम का यूज होगा नहीं, इन का यूज भी नहीं होगा, आंसर होगा विद का यूज। ठीक है, क्योंकि वो नाम जो लिख रहा है इंक के साथ साथ लिख रहा है। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ हम लिखेंगे विद। इन ने यूज नहीं करेंगे क्योंकि इन का अलग ही सेंस होता है, इसका कोई कॉन्सेप्ट इससे मैच नहीं हो रहा। तो आंसर हमारा हो जाएगा विद, क्योंकि ही रोट हिज नेम विद इंक, उसने इंक से अपना नाम लिखा। क्लियर हो रहा है। दूसरा क्वेश्चन आप देखिए, डैश डैश यू स्पीक इंग्लिश वेल। ठीक है, यहाँ सबसे पहले जब ऐसा क्वेश्चन आए, समझना किसी भी सेंटेंस को लिखने से पहले एक चीज़ याद रखिएगा कि उसको सबसे पहले देखें कि मार्क कौन सा है, कौन सा सेंटेंस है, किस मतलब कौन से सेंटेंस है। कहने का मतलब इंटरोगेटिव है, अफर्मेटिव है, निगेटिव। तो क्वेश्चन मार्क लगा मतलब क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, मतलब इंटरोगेटिव सेंटेंस है। तो अब मे, मस्ट, कैन, यहाँ यू स्पीक इंग्लिश वेल मतलब यहाँ एबिलिटी की बात की गई, योग्यता की बात। तो हम इसका आंसर लिखेंगे कैन। कैन यू स्पीक इंग्लिश वेल, क्या तुम अच्छी इंग्लिश बोल सकते हो। मे यू स्पीक इंग्लिश वेल ये नहीं होगा, क्योंकि ये तो परमिशन के लिए यूज़ होता है। ठीक है, परमिशन सजेशन के लिए। और मस्ट का यूज भी नहीं होगा। ठीक है, यहाँ 100% पॉसिबिलिटी के टाइम पे हम मस्ट का यूज करते हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा कैन, मस्ट और मे नहीं होगा। दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन हमारे पास है, आई हैव डैश डैश रीजन टू बी एंग्री। ऑप्शन है हमारे पास क्या है, एक सेकंड, हाँ क्लियर समझ में दिखाई दे रहा है आप लोगों को। हाँ, ऑप्शन हमारे पास है ऑल और एवरी। क्या लगाओगे आप, आई हैव डैश डैश रीजन टू बी एंग्री। यहाँ आंसर हो जाएगा आपका ऑल, तो होगा नहीं, क्योंकि आपने कभी सुना होगा आई हैव ऑल द एप्पल्स, मतलब है दोनों चीज़ का मतलब होता है सभी, इसका भी मतलब सभी और इसका भी मतलब होता है सभी। ठीक है, लेकिन ये ऑल जो होता है अपने साथ प्लूरल लेता है। ठीक है, प्लूरल फॉर्म कैसे, अगर यहाँ रीजन की जगह रीजन्स कर देता, क्या कर देता, रीजन्स कर देता, तब हम यहाँ क्या लगाते हैं ऑल। लेकिन यहाँ रीजन्स नहीं किया है, इसलिए हम यहाँ एवरी का यूज करेंगे। ठीक है, एक चीज़, अब इसे डिफरेंस पहचानने का एक तरीका ये है कि आपको देखना है कि जो आगे वाला जो लिखा जहाँ आप अपनी यूज कर रहे हैं, ठीक है जो भी नाउन वगैरह, वो प्लूरल फॉर्म में होना जरूरी है। जब प्लूरल फॉर्म में होगा तभी हम ऑल का यूज करेंगे, अदरवाइज एवरी का यूज करेंगे। आई हैव एवरी रीज़न, आई हैव एवरी रीज़न, क्योंकि जब एवरी होता है तो अपने साथ प्लूरल फॉर्म नहीं लेता है किसी भी नाउन की। ठीक है, तो आई हैव एवरी रीजन टू बी एंग्री। क्लियर। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, पीपल एक्सपेक्ट बेटर रिजल्ट दिस टाइम। अब इसको वॉइस चेंज करना। ठीक है, तो देखिए वॉइस चेंज करने का एक रूल होता है इसमें बेटा। इसमें क्या होता है कि हमको सबसे पहले सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट, इन तीनों चीज़ों को पहचानना होता है। तो इसमें हम पहचानते हैं सबसे पहले, तो पीपल हमारा हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा सब्जेक्ट, एक्सपेक्ट हो जाएगी हमारी वर्ब, और बेटर रिजल्ट, ये बेटर रिजल्ट हो जाएगा हमारा
ऑब्जेक्ट, ये भी ऑब्जेक्ट है लेकिन ये सेकेंडरी ऑब्जेक्ट है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट वॉइस, पैसिव वॉइस बनाने का रूल क्या है कि ऑब्जेक्ट पहले आएगा। तो हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, बेटर रिजल्ट। सबसे पहले हम लिखते हैं बेटर रिजल्ट, बेटर रिजल्ट। अब देखो ये सेंटेंस किस फॉर्म में है, ये चीज़ देखो किस टेंस में है, तो ये है प्रेजेंट के इंडेफिनिट में। तो हम इसमें एक्सपेक्ट के साथ जब इंडेफिनिट बनाते हैं तो ये कॉन्टिन्यूस का हेल्पिंग वर्ब लगता है। तो बेटर रिजल्ट इस, अब ये सिंगुलर है बेटर रिजल्ट नाउन वो सब्जेक्ट, ठीक है। तो हम लगाएंगे इज, बेटर रिजल्ट इज एक्सपेक्ट। अब हर पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म एक्सपेक्टेड, बेटर रिजल्ट इज एक्सपेक्टेड। अब इसके बाद बाई लगाएंगे, बाई लगाते हैं जैसा कि हम सब्जेक्ट को जब लिखते हैं बाय पीपल, बाय पीपल, फिर इसके बाद बचा ऑब्जेक्ट लिख देंगे दिस टाइम। क्लियर हो रहा है, ठीक है, अच्छे समझें। फिर से एक बार बोलूँ, वॉइस में क्या होता है, आपको सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनता है, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट। तो हमने ये ऑब्जेक्ट को रखा, इसके बाद जब इंडेफिनिट होती है तो हम इज एम आर लगाते हैं। तो इज लगाया है क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है पैसिव वॉइस में, इसके बाद बाय लगा के ऑब्जेक्ट लिख दिया। क्लियर हो रहा है। अगर आपको कोई भी डाउट हो रहा है कि कॉन्सेप्चुअल बनाए, कॉन्सेप्चुअल आपको पूरा पढ़ना वॉइस वगैरह, तो आप कमेंट कर देना, तो मैं आपको पूरा कॉन्सेप्ट भी क्लियर कर दूंगा। क्लियर हो रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए, ही इज गुड डैश डैश इंग्लिश। अब जब ऐसा कोई एग्जाम्पल क्वेश्चन आई, जब किसी भी लैंग्वेज में गुड की बात कर रही है, गुड या बैड कहा जा रहा है, ठीक है, चाहे वो हिंदी में हो, चाहे वो इंग्लिश में हो, चाहे मैथ्स में हो, ठीक है। जब लैंग्वेज के सब्जेक्ट की बात कही जा रही है, सब्जेक्ट में अगर ऐसा हो तब हम वहाँ हमेशा एट लगाते हैं, ये इन और ऑफ नहीं होगा। बैठता तो इन भी है कि ही इज गुड इन इंग्लिश, लेकिन ये नहीं होगा, ठीक है, गुड एट इंग्लिश होगा। क्लियर हो रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन हमारे पास सूरज शट द डोर, इसको निगेटिव बनाना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो सेंटेंस को पहचानो कि किस फॉर्म में लिखा है। तो सूरज शट द डोर लिखा है प्रेजेंट फॉर्म में। कौन से फॉर्म में, प्रेजेंट फॉर्म में, सॉरी प्रेजेंट फॉर्म में नहीं, पास्ट फॉर्म में। आप कहोगे पास्ट फॉर्म में क्यों, आप देखो कि शट की जो फॉर्म होती हैं, शट की तीनों के तीनों फॉर्म शट ही होती हैं, तीनों फॉर्म शट ही होती हैं। तो अब पास्ट हमने क्यों बोला, क्योंकि सूरज जो है एक सिंगुलर है, और अगर प्रेजेंट में होता तो शट का शट्स बनता। समझ में आ रहा है, शट का शट्स बनता है, हेल्पिंग वर्ब एस यही लगती वर्ब में। इसका मतलब एस जब नहीं लगा तो इसका मतलब ये पास्ट में लिखा हुआ है। क्लियर हो रहा है। तो पास्ट में लिखा हुआ, तो पास्ट की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, निगेटिव लगा बना दो फिर। सूरज, सूरज डिड नॉट शट द डोर। बहुत बड़ा कंफ्यूजिंग भरा सवाल है, लेकिन दिक्कत नहीं लेना, बस पढ़ते जाओ अच्छे से ध्यान से, कॉन्सेप्ट एग्जाम्पल क्वेश्चन को समझो, सब क्लियर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो जल्दी फटाफट देख लेते हैं। आई एम बाइंग मैंगोज, इसका वॉइस बनाना है, ठीक है, इसका वॉइस चेंज करना है। आई एम बाइंग मैंगोज क्या हो जाएगा, वही सिंपल सा रूल है, सब्जेक्ट है ये, हेल्पिंग वर्ब है हमारी, ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट को पहले रख लेंगे, तो यहाँ MO, हाँ सॉरी MANGOES मैंगोज। अब एम है मतलब कंटिन्यूस है, तो कंटिन्यूस है तो कंटिन्यूस ही रखेंगे। मैंगोज आर बीइंग बॉट, BOUGHT बॉट, क्योंकि वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी बाई की, बाय मी। क्लियर हो रहा है, मैंगोज आर बीइंग बॉट बाई मी। अगला देखते हैं, अगला एग्जांपल है सी इज नेवर लेट। इसको हमको अफर्मेटिव सेंटेंस बनाना है। सेंटेंस को अच्छे से समझना, यह सेंटेंस लिखा है निगेटिव में, लेकिन यहाँ हमारे पास नॉट नहीं लगा है, हमारे पास क्या लगा है, नेवर। तो हमको इसको हटाना है और हमको अफर्मेटिव सेंटेंस बनाना है। तो अब हम क्या बनाएंगे, सी इज लेट बस नहीं करेंगे, सी इज नेवर का हम अफर्मेटिव बनाएंगे ऑलवेज, सी इज ऑलवेज लेट, ऐसा अफर्मेटिव बनेगा। क्लियर हो रहा है। अब अगर यहाँ नेवर ना होके नॉट लगता, तब हम नॉट की जगह कुछ नहीं लगाते, फिर लिख देते सी इज लेट, बस हो गया। क्लियर हो रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला एग्जांपल बोलता है, क्वेश्चन बोलता है ही इज सो पुअर दैट ही कैन नॉट पे हिज फीस। ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो, जो कि आपके इंग्लिश ग्रामर में 100% पूछेंगे। इसके और भी सीरीज में पार्ट्स आएंगे, तो उन्हें भी आप जरूर देखें, आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत काम आएगा। ही इज सो पुअर दैट ही कैन नॉट पे हिज फीस, इसको टू से चेंज करना है। इसका फंडा, इसका रूल ये होता है, ही लिखा, अब यहाँ ही सब मतलब सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब लिखोगे, इसके बाद जहाँ पास ये एडवर्ब आ रहा है उसकी जगह टू लगा दो। ही इज टू पुअर, ही इज टू पुअर। अब हमें क्या करना है, जब टू का यूज करते हैं तब जो भी कंजंक्शन होगा,
सो की जगह टू लगाया, दैट की जगह हम टू लगा देंगे, ये वाला टू। ही इज टू पुअर टू। इसके बाद ये पूरा बचा सेंटेंस यहाँ तक, नॉट तक, पूरा का पूरा हम कैंसिल कर देंगे। ही इज टू पुअर टू पे हिज फीस। क्लियर हो रहा है? इसका पूरा कॉन्सेप्ट भी समझा दूंगा मैं आपको। हमेशा एक बार फिर से मैं रिपीट कर दूं, जब टू का यूज करोगे तो सो अगर आ रहा है तो सो लगाओ, टू लगाओगे, नहीं आ रहा तो आपको ये देखना कि हेल्पिंग वर्ब के बाद हमको टू लगाना है। हेल्पिंग वर्ब के बाद हमने टू लगाया, फिर वही चीज़ रखी। इसके बाद जो भी कंजंक्शन आ रहा है या फिर सेंटेंस दूसरा आ रहा है उसके बीच में हमको टू लगाना है, और यहाँ जो भी हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट है सब हटा के पूरा वर्ब बस लिख देना है। क्लियर हो रहा है? गर्मी बहुत है यार। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन हमारे पास है द फैन इज हाई कंबाइन आई कैन नॉट टच इट। ये दो सेंटेंस है, ए और बी है, ठीक है। अब सो दैट से इनको कंबाइन करना है। देखो वही चीज़ आ गई है, ठीक है। ये वाला गया, मतलब अभी टू था, अब सो दैट आ गया। तो कैसे करेंगे इसको? ही द फैन इज, हमने बोला हेल्पिंग वर्ब के बाद लगाना है, सो हाई, द फैन इज सो हाई दैट, ठीक है, आई कैन नॉट टच इट, दैट आई कैन नॉट टच इट। क्लियर हो रहा है? जब भी आप सो दैट का यूज करेंगे, जब भी आप सो दैट का यूज करेंगे तो पूरा का पूरा सेंटेंस लिखिए। अगर इसके जब टू होता तब हम आई कैन नॉट नहीं लगाते, डायरेक्ट होता द फैन इज टू हाई टू टच इट। समझ में आ रहा है? ऐसा आपको कर देना। चलिए अगला लास्ट क्वेश्चन देख लें। इसके बाद ये क्वेश्चन है हमारे पास आर्टिकल का, मिस्टर डेविड इज डैश डैश यूरोपियन। यहाँ क्या लगाएंगे? यहाँ हम लगाएंगे ए यूरोपियन। अब आप बहुत से बच्चे इसमें क्या लगा देते हैं? एन। ये बिल्कुल भी गलत है, क्योंकि हमेशा आप याद रखें कि जो वॉइस इंग्लिश का जो ये आर्टिकल वाला टॉपिक है, इसमें आपको ये चीज़ ध्यान देना है कि एन का यूज हम केवल कहाँ करते हैं? एन का यूज जब हिंदी का उच्चारण हो, हिंदी का उच्चारण हो, हिंदी का उच्चारण हो, ठीक है। अब यह इसे हम कैसे पढ़ेंगे? यूरोपियन, यूरोपियन। अगर यहाँ यूरोपियन होता तब सही होता, क्योंकि ये हिंदी का उच्चारण वॉवेल हो रहा है। हिंदी का उच्चारण कौन सा हो रहा है? वॉवेल। अगर किसी भी नाउन को पढ़ने में हिंदी का उच्चारण वॉवेल आता है तभी हम एन का यूज करते हैं, अदरवाइज ए का यूज करते हैं, ठीक है। अब जैसे ऑनर, ऑनर का यूज करेंगे तो इसे हम आ पढ़ते हैं, ऑ, इसलिए हम इसके साथ एन का यूज करते हैं। क्लियर? अब ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है जो कि वेरी मोस्ट है, ये मच मैनी का यूज पूरा क्लियर हो जाएगा इसमें। क्वेश्चन क्या है? आई हैव डैश डैश फ्रेंड्स। मच मैनी का यूज करना। यहाँ आप फ्रेंड्स देख रहे हो, फ्रेंड्स क्या है? प्लूरल है, प्लूरल है, साथ ही साथ क्या है? काउंटेबल है। अच्छे समझना, प्लूरल है साथ ही साथ काउंटेबल है। तो जब भी काउंटेबल नाउन हो प्लूरल के साथ, ये दोनों मच मैनी का मतलब होता है ज़्यादा, और दोनों क्या चीज़ हैं? दोनों अपने साथ प्लूरल लेते हैं, ठीक है। दोनों अपने साथ प्लूरल लेते हैं, बट क्या है कि एक अनकाउंटेबल लेता है, ये काउंटेबल लेता है। तो मच क्या होता है? मच अपने साथ अनकाउंटेबल लेता है। मच क्या लेता है अपने साथ? हमेशा याद रखना, अपने साथ अनकाउंटेबल लेता है, ठीक है, जिसे हम गिन नहीं सकते। और मैनी जो होता है अपने साथ काउंटेबल लेता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स को हम गिन सकते हैं, तो यहाँ हम लगाएंगे मैनी। क्लियर हो रहा है? अब अगर यहाँ शुगर होता तो हम मच लगा देते हैं, ठीक है, क्योंकि वो अनकाउंटेबल है। जितने भी काउंटेबल है उनके साथ हम मैनी लगाएंगे, अनकाउंटेबल के साथ मच लगाएंगे। क्लियर हुआ? ये एग्जांपल्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। आगे की सीरीज भी और पूरी तैयारी करवाऊंगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अलविदा। जय हिंद, जय भारत।